हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर सुबह 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं क्विज की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाला भारत की तरफ से कौन सा बैट्समैन है इन बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली हुई? आंसर इज ऋषभ पंत। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 की ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई। बॉर्डर एलन बॉर्डर क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के और गवास्कर क्रिकेटर हैं इंडिया के सुनील गवास्कर। इनके दोनों के नाम पे रखी गई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज करवाई गई। ये एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसे स्टार्ट किया गया था 1996-97 में, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था और उस टाइम पर पहली बार इंडिया ही विनर बनी थी इस ट्रॉफी की। 2024-25 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ऋषभ पंत सेकेंड डे ऑफ फिफ्थ टेस्ट, ठीक है, 5वां टेस्ट चल रहा था, उसके दूसरे दिन में ऋषभ पंत ने 29 बॉल में 50 रन्स कंप्लीट किए। फास्टेस्ट बैट्समैन बने इसी के साथ हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले भारत से। 33 बॉल में फाइनली 61 रन बनाकर आउट हो गए ऋषभ पंत। नेक्स्ट इज खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है, उसका मैस्कॉट रिसेंटली अनाउंस किया गया। तो इसका मैस्कॉट है तेजस एंड तारा, जो कि 2 डियर हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये पहला एडिशन है और पहली बार ही इसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है। कहाँ होगा ये? न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप 2025। इसका मैस्कॉट रिसेंटली अनाउंस किया गया, इसका नाम है तेजस एंड तारा, जो कि 2 डियर हैं। 2 डियर का कॉम्बिनेशन है। तेजस रिप्रेजेंट करता है ब्रिलियंस को, एनर्जेटिक टर्म है ये। तारा रिप्रेजेंट करती है गाइडेंस को, एस्पिरेशन को। तो ये 2 डियर जो आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहे हैं, तेजस एंड तारा, मैस्कॉट है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 इंडिया होस्ट करने जा रहा है न्यू दिल्ली में, जिसके मैस्कॉट हैं तेजस एंड तारा, जो कि 2 डियर हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिलियंस एंड गाइडेंस। नेक्स्ट इज जल्लीकट्टू फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत के किस स्टेट में? ठीक है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। साउथ में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है पोंगल। पोंगल के दूसरे दिन में, ठीक है, जब पोंगल फेस्टिवल स्टार्ट होता है उसके सेकेंड डे में कहा जाता है मत्तू पोंगल। उसी मत्तू पोंगल वाले दिन को सेलिब्रेट किया जाता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सेकेंड डे ऑफ पोंगल, जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है साउथ का। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में रिसेंटली सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशंस चल रही हैं। ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसमें गेम खेली जाती है बिटवीन बुल्स एंड फार्मर, जो कि रिलेशन बताते हैं बिटवीन बुल्स एंड फार्मर के बीच में कैसा रिलेशन है। इसे हर नए साल में पहला फेस्टिवल जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है वो है जल्लीकट्टू। एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसमें ट्रेडिशनल गेम खेली जाती है बिटवीन बुल्स एंड फार्मर। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है ई ऑक्शन पोर्टल फॉर द ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। इस पोर्टल का नाम बताना है आपको। इस पोर्टल का नाम है बैंक नेट। बेसिकली क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक और लोग, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करता है, लोगों को लोन देता है। लोग क्या करते हैं, इंटर्न में उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉपर्टीज कुछ गिरवी रखनी पड़ती हैं। अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक उन प्रॉपर्टीज को हड़प लेता है, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को जो पब्लिक सेक्टर बैंक अपने अंडर कर लेता है, उनका ऑक्शन किया जाएगा बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। और ऑक्शन कैसा होगा? ई ऑक्शन, मतलब ऑनलाइन ऑक्शन होगा इन प्रॉपर्टीज का बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको बाकी लोग अब खरीद पाएंगे। इससे होगा क्या, अब इन प्रॉपर्टीज को जब पब्लिक सेक्टर बैंक बेचेगा ऑनलाइन टू अदर पीपल, तो इससे बैंक का बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाएगा। मतलब बैंक के हिस्से में पैसे आ जाएंगे जो कि डूब चुके थे अगर कोई लोन नहीं चुकाता, ठीक है। इससे बैंक अब ज्यादा पैसा दे पाएगा और लोगों को ज्यादा लोन दे पाएगा और लोगों को
बैंक नेट पोर्टल, ई ऑक्शन प्रॉपर्टी बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। रिसेंटली साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम पास्ट अवे, इन्हें पद्म विभूषण किस ईयर में मिला था? इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1999 में। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ये सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं इंडिया के। बार्क जो कि भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर हैं उसके डायरेक्टर रह चुके हैं और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए थे पोखरण में। 1975 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तो 1975 में इन्हें दिया गया था पद्मश्री। और 1998 में ऑपरेशन चलाया गया था शक्ति पोखरण 2। 1999 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण, किन्हें? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को। नेक्स्ट इज, किस स्टेट में रिसेंटली सेंसस किया गया? किसका? कोस्टल और एक्वेटिक बर्ड्स का पहली बार ऐसा किया गया है किस स्टेट में? तो गुजरात में। गुजरात गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात दैट इज BCSG, इन दोनों ने मिलकर जो जामनगर में कोस्टल और एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जामनगर में जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, कोस्टल बर्ड्स हैं, ठीक है, पानी के किनारे पाए जाने वाले बर्ड्स, जैसे कि वहां पर नेशनल पार्क है, मेराइन नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल सेंचुरीज जो हैं, वहां पे जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनका सेंसस किया जाएगा, उनकी जनगणना की जाएगी एक्वेटिक बर्ड्स की, ठीक है, जामनगर में। कौन कर रही है? गुजरात गवर्नमेंट एंड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात मिलके कर रही है। ये BCSG बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अवेयर करती है अबाउट बर्ड कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज, भारत की ऐसी पहली स्टेट जो कि अपने इकोसिस्टम को इवेल्युएट कर रही है फॉर ग्रीन GDP, वो बनती है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा स्टेट है जो अपने स्टेट के इकोसिस्टम को इवेल्युएट कर रहा है फॉर ग्रीन GDP। अब इसका क्या मतलब है? GDP का मतलब होता है, सपोज ये बाउंड्री है किसी स्टेट की, ठीक है, वहां पे कितने गुड्स और सर्विसेज वो स्टेट प्रोड्यूस कर रही है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को बोलते हैं GDP। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते टाइम उन्होंने एनवायरमेंट को कितना इफेक्ट किया, ठीक है, एनवायरमेंट को कितना इफेक्ट किया, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को कितना इफेक्ट किया। अब कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो पानी को यूज करेंगी, पोल्यूशन फैलाएंगी, तो इस GDP को बोलते हैं ग्रीन GDP। ग्रीन GDP का क्या मतलब है? जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हो कंट्री की, कैसे? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके, उस टाइम आप एनवायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हो, ये बताता है ग्रीन GDP। और ग्रीन GDP को किसने सबसे पहले यूज करके अपने इकोसिस्टम को इवेल्युएट किया? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट इज 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है रिसेंटली? तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा भोपाल में, मध्य प्रदेश। वहां के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने इनॉग्रेट किया 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इसका इस साल 31st एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। NCSC दैट इज नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कब स्टार्ट की गई थी? ये 1993 में। किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है ये? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसमें क्या किया जाता है? बेसिकली 10 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनमें डेवलप किया जाए साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। ये इस कांग्रेस दैट इज नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव है, 10 से 17 साल के बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, इनोवेशन डेवलप करना। वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स का रिसेंटली चार्ज किसने लिया इनमें से? तो वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स का चार्ज रिसेंटली लिया जितेंद्र मिश्रा ने। वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स ये एक रीजनल कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये लार्जेस्ट एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स की। 1947 में ये एस्टैब्लिश हुई थी वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसके अंडर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इसके चीफ रिसेंटली अपॉइंट हुए जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा चीफ बनते हैं वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, जितेंद्र मिश्रा याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था इस साल?
तो 18वां एडिशन था सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। क्यों की जाती है ये मिलिट्री एक्सरसाइज? फॉर बेटर मिलिट्री रिलेशन। आपस में दोनों कंट्री के मिलिट्री रिलेशन बेटर होंगे तो आने वाले टाइम में किसी और कंट्री के अगेंस्ट वो बेटर लड़ सकते हैं। 2011 में स्टार्ट हुआ था ये मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। पहला एडिशन मिजोरम में हुआ था 2023 में, दैट इज लास्ट ईयर 17th एडिशन इसका उत्तराखंड में हुआ था। तो लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था, तो इस बार कहाँ होगा? नेपाल में। अल्टरनेटिवली चलता है, ठीक है, एक बार इंडिया में एक बार नेपाल में होता है। 2024 में 18वां एडिशन नेपाल में हुआ। इंडिया की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट है इसमें और नेपाल की तरफ से पार्टिसिपेट किया तार दल बटालियन ने। आज के सेशन का क्विज है, वेयर इज 8th एडिशन ऑफ कॉटिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। ये जो कॉटिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका 8वां एडिशन कहाँ रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ब्राइल डे, दैट इज 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे क्या होता है? बेसिकली ये नाम आप देख रहे हैं, लुइस ब्रेल, इन्होंने इन्वेंट की थी एक लिपि फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए। जो हम देख सकते हैं हमारे लिए ABCD होती है, तो जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज है। किसने डेवलप की थी? लुइस ब्रेल ने डेवलप की थी। 4 जनवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ये देख सकते थे पर कुछ इंसिडेंट इनके साथ हुआ कि ये विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, तो इन्होंने डेवलप की ये लिपि, ये अल्फाबेट्स, वर्ड्स और नंबर्स जो डॉट्स की मदद से जो लोग नहीं देख पाते हैं वो इसे पढ़ पाते हैं, ठीक है। लुइस ब्रेल ने डेवलप की है ये ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्राइल डे, दैट इज 4th जनवरी एवरी ईयर। सो आज का इंपॉर्टेंट डे भी हमारा कंप्लीट हुआ, वर्ल्ड ब्राइल डे 4th जनवरी। लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ये बॉर्न कब हुए थे? 4th जनवरी 1809 में। इस लिपि को यूज करके, ठीक है, टच करते हैं जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो ये कुछ उभरे हुए से डॉट्स होते हैं जिनको टच करके विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ पाते हैं इसे, ठीक है। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है हमारा। अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।